अध्याय 10 नेपोलियन के पतन में सहायक घटनाएं। महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन हृदय से इंग्लैंड को पराजित करना चाहता था, किंतु ट्रफलगार के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि सीधे युद्ध में वो अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाएगा। वो इंग्लिश चैनल को एक खाई कहा करता था, परंतु अपने संपूर्ण जीवन काल में वो उसे पार नहीं कर सका और अंत में उसने कहा, पेरिस से दिल्ली सेनाएं भेजना आसान है, किंतु बूलोन से फाकस्टोन सेनाएं भेजना एक कठिन कार्य है। इसलिए उसने इंग्लैंड पर जल मार्ग से विजय प्राप्त करने का विचार त्याग दिया और स्थल मार्ग से उस पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। ये कहा जाता है कि नेपोलियन यूरोप को फ्रांस के मध्य से इंग्लैंड को यूरोप के माध्यम से जीतना चाहता था। उसके मंत्रियों ने उसे ये सलाह दी थी कि वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भंग करके उस पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन इंग्लैंड को पराजित करने के लिए कटिबद्ध था, इसलिए उसने इंग्लैंड के विरुद्ध व्यापारिक युद्ध प्रारंभ किया, क्योंकि इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बनाने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फिशर ने इस संदर्भ में लिखा है, महाद्वीपीय व्यवस्था वास्तव में इंग्लैंड के विरुद्ध एक गुटबंदी थी। महाद्वीपीय व्यवस्था कोई नवीन योजना नहीं थी। राष्ट्रीय सभा और नेशनल कन्वेंशन इसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकी, किंतु नेपोलियन ने 21 नवंबर 1806 ईस्वी को बर्लिन की घोषणा के द्वारा इसे लागू करने की घोषणा की और वारसा तथा फॉन्टेनब्लू आदेशों के द्वारा इसे कड़ाई से कार्यान्वित कराने का प्रयास किया। फलतः उसे अनेक देशों से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि यूरोप के देश नेपोलियन के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए इतने कष्ट सहन करने के लिए तत्पर नहीं थे जितने कि नेपोलियन उन पर थोपना चाहता था। इंग्लैंड ने भी नेपोलियन की इस व्यापार बहिष्कार नीति का ऑर्डर इन काउंसिल के द्वारा प्रतिरोध किया और अपने शक्तिशाली जहाजी बेड़े की सहायता से निरंतर अवैध व्यापार जारी रखकर अपने अस्तित्व की रक्षा की। फ्रांस शक्तिशाली जहाजी बेड़े के अभाव में इंग्लैंड पर अंकुश नहीं रख सका। दोनों राज्य निरंतर तटस्थ राज्यों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्न करते रहे। पृष्ठ 101। प्रारंभ में नेपोलियन को अपने मंतव्य में कुछ सफलता भी मिली, किंतु धीरे धीरे लोग इस व्यवस्था से उकताने लगे। सर्वप्रथम रूस के जार ने इंग्लैंड के साथ व्यापार प्रारंभ कर दिया और बाद में स्वीडन, पुर्तगाल और स्पेन में भी इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध स्थापित करके नेपोलियन की इस रक्तहीन युद्ध की नीति को असफल बनाने में सहयोग दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण। नंबर 1, ये एक असंभव योजना थी। इसके साथ संलग्न अनेकानेक कठिनाइयों को सहन करने के लिए प्रत्येक देश तैयार नहीं था। 2, शक्तिशाली जहाजी बेड़े के अभाव में फ्रांस के लिए विशाल समुद्र पर नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं था। 3, इंग्लैंड में अनाज का अभाव था, किंतु नेपोलियन ने महंगी दरों पर अनाज भेजना जारी रखा और ये आशा करता रहा कि इंग्लैंड के पास जब धन का अभाव हो जाएगा तब वो अवश्य घुटने टेक देगा। नेपोलियन की ये धारणा गलत सिद्ध हुई और उसकी महाद्वीपीय योजना असफल हो गई। 4, यूरोप के देश इंग्लैंड में निर्मित माल पर निर्भर करते थे और इंग्लैंड से व्यापार बंद होने पर उसकी कठिनाइयां बढ़ जाती थीं। इसलिए स्वयं नेपोलियन अपनी नीति का कड़ाई से पालन नहीं कर सका। 5, अवैध व्यापार पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। 6, नेपोलियन को अपनी योजना की सफलता के लिए रूस, स्पेन और हॉलैंड से युद्ध करना पड़ा और अनेक मित्र शत्रु बन गए। 7, नेपोलियन ने अपनी इस योजना के कारण जनसाधारण का सहयोग खो दिया। इतिहासकार हेजन ने लिखा है, इस योजना को लागू करना नेपोलियन की सबसे महान भूल थी। 8, नेपोलियन को अपनी योग्यता व क्षमता पर आवश्यकता से अधिक विश्वास था। वो बिना किसी संशोधन की अपनी योजनाओं को लागू करना चाहता था। महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम। 1, वास्तव में ये योजना पूर्ण रूप से लागू ही नहीं की जा सकी। यूरोप के विभिन्न देश आपस में गुप्त रूप से व्यापार करते रहे और स्वयं नेपोलियन को भी कई बार चीनी, कॉफी, जूते व ओवरकोट इंग्लैंड से मंगाने पड़े। 2, फ्रांस के लोगों को नित्य प्रति प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का अभाव खलने लगा और उन्होंने नेपोलियन की इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 3, इंग्लैंड के लोगों को भी अनेक कष्ट सहने पड़े। अनाज अत्यंत महंगा हो गया। इंग्लैंड ने स्पेन से संधि करके उसके उपनिवेशों से व्यापार प्रारंभ कर दिया। अमेरिका ने भी इंग्लैंड के लिए अपने बंदरगाहों को खोल दिया, परंतु मुद्रास्फीति के कारण इंग्लैंड को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। 4, नेपोलियन को अपनी योजना की सफलता के लिए अनेक देशों से युद्ध करने पड़े। पोप के अतिरिक्त पुर्तगाल व स्पेन भी उसके घातक शत्रु बन गए थे। 5,
डेनमार्क के जहाजी बेड़े को नष्ट करने के लिए इंग्लैंड को कोपेनहेगन के बंदरगाह पर आक्रमण करना पड़ा तथा उसे अमेरिका के विरुद्ध भी युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पृष्ठ 102। 6. इंग्लैंड के जहाजी बेड़े की सर्वोच्चता पूर्णतया सिद्ध हो गई। नेपोलियन अपनी संपूर्ण शक्ति के बाद भी समुद्र पर उसके आवागमन को नियंत्रित नहीं कर सका। इस प्रकार नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था पूर्णतया असफल हो गई और वो इससे कोई भी लाभ नहीं उठा सका। ये योजना केवल तभी सफल हो सकती थी जब नेपोलियन इंग्लैंड को अनाज की सप्लाई पूरी तरह बंद कर देता, परंतु उसने इस अमानवीय कदम को न उठाकर महंगी दर से अनाज देना जारी रखा, जिसके कारण उसकी योजना असफल हो गई। स्पेन से प्रायद्वीपीय युद्ध। 1795 ईस्वी में स्पेन ने फ्रांस के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था, किंतु नेपोलियन उसे पूरी तरह से अपने में आत्मसात करना चाहता था। यद्यपि स्पेन ने समय समय पर नेपोलियन की सहायता की थी और अपने जहाजी बेड़े को फ्रांस के लिए नष्ट कराया था, किंतु पुर्तगाल की विजय के बाद नेपोलियन स्पेन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए कटिबद्ध था। पुर्तगाल में जूनों को सहायता भेजने के बहाने उसने स्पेन में अपनी सेनाएं भेजना शुरू किया। फॉन्टेनब्लू की संधि के अनुसार स्पेन ने उसे पुर्तगाल पर आक्रमण के लिए सेनाएं अपने राज्य से गुजरने का अधिकार प्रदान कर दिया था, जिसका लाभ उठाकर नेपोलियन ने स्पेन में अपनी सेनाएं एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। स्पेन में इस समय चार्ल्स चतुर्थ का शासन था और उसका पुत्र फर्डिनेंड उसका विरोधी था। नेपोलियन ने पिता व पुत्र दोनों को दक्षिण फ्रांस में स्थित बचोन नामक स्थान पर आमंत्रित किया और वहां दोनों को डरा धमकाकर स्पेन की गद्दी से त्यागपत्र लिखवा लिया। तत्पश्चात उसने स्पेन की गद्दी पर अपने भाई जोसेफ को, जो नेपल्स का भी राजा था, बैठा दिया। नेपल्स का राज्य नेपोलियन ने अपने बहनोई म्यूरा को सौंप दिया। स्पेन पर आक्रमण के कारण। नंबर 1, नेपोलियन फ्रांस का औपनिवेशिक विस्तार करना चाहता था। नंबर 2, स्पेन का शासक चार्ल्स चतुर्थ बूर्बो वंश का था और नेपोलियन इस वंश को उखाड़ फेंकना चाहता था। नंबर 3, चार्ल्स चतुर्थ की अकर्मण्यता एवं उसके मंत्री गोदेय के विश्वासघात ने उसे स्पेन पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। नंबर 4, चार्ल्स चतुर्थ के पुत्र फर्डिनेंड के विरोध के कारण राजपरिवार में एकता का अभाव था। नंबर 5, कैथोलिक नेपोलियन के विरोधी थे और स्पेन उनका गढ़ था। अतः नेपोलियन ने इस गढ़ को नष्ट करने के उद्देश्य से स्पेन पर आक्रमण की योजना बनाई। महान भूल। स्पेन पर आक्रमण नेपोलियन की एक महान भूल थी, जिसे उसने स्वयं अपनी बंदी अवस्था में स्वीकार किया था। स्पेन की जनता नेपोलियन के इस विश्वासघात और अत्याचार को सहन नहीं कर सकी। स्पेनिशों में यद्यपि अनेक मतांतर थे, परंतु इस अत्याचार के कारण वो अपने सभी मतांतरों को भूलकर एक हो गए और नेपोलियन के विरुद्ध उठ खड़े हुए। सेना का पुनर्गठन किया गया। स्थान स्थान पर जनता ने समितियों का गठन किया और कैथोलिक धर्म के मानने वालों ने पोप के शत्रु नेपोलियन के विनाश का उचित अवसर देखकर जनसाधारण को उत्तेजित व जागृत करना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही स्पेनिश राष्ट्र ने नेपोलियन की सेना के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। पृष्ठ 103। प्रायद्वीपीय युद्ध का प्रारंभ। क्षणिक सफलता के बाद फ्रांस की सेनाएं निरंतर पराजित होने लगी। फ्रांस की सेनाओं को जनसमुदाय की सहानुभूति के अभाव में तथा विपरीत परिस्थितियों में युद्ध करना पड़ रहा था। देश निर्धन था, आवागमन के साधन अत्यंत खराब थे, पहाड़ियां, नदियां और कंदराएं मार्ग में रुकावट थीं। साथ ही स्पेन की सेना ने आमने सामने के युद्ध की बजाय छापामार युद्ध प्रणाली का अवलंबन किया और स्पेन की भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर फ्रांस की सेना को विभिन्न स्थानों पर नुकसान पहुंचाया था। प्रारंभ में नेपोलियन इस संघर्ष को कुछ असंतुष्ट व लुटेरों का युद्ध कहा करता था, किंतु बाद में उसने ये अनुभव किया कि ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत जनता का स्वतंत्रता संग्राम था। मैरियट जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने इस संदर्भ में लिखा है, नेपोलियन ने स्वयं ये अनुभव किया कि स्पेन का अवरोध एक आश्चर्यजनक वस्तु थी जो उसके दर्शन में स्वप्न में भी नहीं थी। मूरा के अस्वस्थ होकर फ्रांस वापस लौटने के कारण फ्रांस की सेना छिन्न भिन्न हो गई, किंतु फिर भी प्रायद्वीपीय युद्ध 1808 से 1813 ईस्वी तक चलता रहा। फ्रांस व स्पेन के मध्य लड़े गए प्रारंभिक युद्धों में बेलोन का युद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसमें फ्रांसीसी सेनापति ड्यूपोंट पराजित हुआ। नेपोलियन की सेना के स्थल पर यह प्रथम उल्लेखनीय पराजय थी। इस विजय ने स्पेन वासियों के हृदय में उत्साह और शक्ति का संचार कर दिया तथा संपूर्ण यूरोप में सनसनी फैला दी। लोगों के हृदय में फ्रांस की सेना की अजेयता का भ्रम सदैव के लिए टूट गया। मैड्रिड के शासक जोसेफ को देश छोड़कर भागना पड़ा। इंग्लैंड का सहयोग।
स्पेन को फ्रांस के विरुद्ध इस संघर्ष में इंग्लैंड का जबरदस्त सहयोग व समर्थन प्राप्त हुआ। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैनिंग ने नेपोलियन को पराजित करने के लिए 4 योग्य सेनापति व 9,000 सैनिकों को पुर्तगाल भेजा। जिस दिन जोसेफ मैड्रिड छोड़कर भागा, उसी दिन अंग्रेजी सेनापति आर्थर वेलेजली अपनी सेना सहित पुर्तगाल के तट पर उतरा। उसने लिस्बन की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में विम्रो नामक स्थान पर जूनों के नेतृत्व में सामना करती हुई फ्रेंच सेना को पराजित किया। सिंट्रा के समझौते के अनुसार जूनों को पुर्तगाल खाली करना पड़ा और पुर्तगाल में अंग्रेजी सेना ने डेरा जमा लिया। जार से समझौता। नेपोलियन अपने सेनापति की इस पराजय से अत्यंत क्रोधित हुआ। राष्ट्रीयता का बढ़ता हुआ जोश ऑस्ट्रिया को भी प्रभावित कर रहा था। अतः नेपोलियन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जार अलेक्जेंडर के साथ समझौता करने के लिए उससे एफुर्ट नामक स्थान पर भेंट की और एक संधि करके दोनों ने आपसी मित्रता को दृढ़ कर लिया और तत्पश्चात अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके उसने स्पेन के विरुद्ध अभियान किया। बरगोस के समीप नेपोलियन ने स्पेन की सेना को पराजित किया और स्पेन की राजधानी मैड्रिड की ओर प्रस्थान किया। उसने एक बार पुनः मैड्रिड पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और जोसेफ को सिंहासन पर बैठाया। अंग्रेजी सेनापति मूर का आगमन व मृत्यु। आर्थर वेलेजली के बाद अंग्रेजी सेनापति मूर को इस अभियान पर नियुक्त किया गया। नेपोलियन को ऑस्ट्रिया के विद्रोह के कारण वापस फ्रांस लौटना पड़ा, अतः उसने फ्रांस की सेना की बागडोर अपने मार्शल सूल्ट के हाथों में सौंप दी। पृष्ठ 104। कारूना में मूर की सेना तो किसी प्रकार बच निकली, किंतु वो स्वयं मारा गया, परंतु उसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उसने नेपोलियन के दक्षिण की ओर विस्तार पर अंकुश लगा दिया था। वेलेजली की पुनः नियुक्ति। इसी बीच आर्थर वेलेजली को, जिसे कालांतर में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की उपाधि से विभूषित किया गया था, पुनः स्पेन के अभियान पर भेजा गया। उसने पुर्तगाल से फ्रांस की सेना को भगाकर स्पेन में प्रवेश किया और तेलावारा के युद्ध में फ्रेंच सेना को पराजित किया, किंतु मार्शल सूल्ट की उपस्थिति के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। मसेना की पराजय। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद पुनः अपना ध्यान स्पेन की ओर आकर्षित किया। 1810 ईस्वी के मध्य तक वहां फ्रांस की एक विशाल सेना एकत्रित की गई थी तथा नेपोलियन का सुयोग्य सेनापति मसेना भी वहां पहुंच चुका था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने इसी बीच एक के पीछे दूसरी 3 रक्षा पंक्तियां बनाकर अपनी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कर ली थी। उसने अपनी क्षमता के द्वारा मसेना को बुसाको नामक स्थान के समीप पराजित किया, किंतु उसे रक्षा पंक्तियों के पीछे शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। मसेना अत्यंत प्रयास के बाद भी रक्षा पंक्तियों को नहीं तोड़ सका और वापस स्पेन लौटने के लिए बाध्य हुआ। नेपोलियन को मसेना की असफलता पर हार्दिक खेद हुआ और उसने उसके स्थान पर मामो को स्पेन के विरुद्ध नियुक्त किया। सेलेमेनका का युद्ध। इसी बीच वेलिंगटन के पास इंग्लैंड से और सेना आ गई थी, परंतु फ्रांस पर आक्रमण करने के बाद भी वो स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं ला सका। 1812 ईस्वी का वर्ष अंग्रेजों के लिए हितकर सिद्ध हुआ। नेपोलियन रूस के विरुद्ध युद्ध में संलग्न था और इसलिए उसने अपने सैनिकों को स्पेन के मोर्चे से हटाना पड़ा। साथ ही उसने स्पेन के विरुद्ध का संपूर्ण दायित्व अपने सेनापतियों पर छोड़ दिया, जिसका फल ये हुआ कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने सेलेमेनका के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया और मैड्रिड में प्रवेश करके जोसेफ को एक बार पुनः राजधानी छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। फ्रांस की सेना को दक्षिणी स्पेन का प्रदेश खाली करना पड़ा, किंतु वेलिंगटन का ड्यूक अधिक समय तक मैड्रिड पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं रख सका। नवंबर में पुनः फ्रांस ने वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वेलिंगटन के ड्यूक को वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। इस प्रकार यद्यपि उसकी विजय निरर्थक सिद्ध हुई, किंतु फिर भी उसने दक्षिणी स्पेन को फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त करा लिया। 1813 ईस्वी नेपोलियन ने सूल्ट को अपने चुने हुए सैनिकों सहित वापस जर्मनी बुला लिया, जिससे स्पेन में उसकी शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने इस स्थिति का लाभ उठाकर एक बार पुनः मैड्रिड पर आक्रमण करके जोसेफ को मार भगाया। नेपोलियन ने सूल्ट को तुरंत स्पेन रवाना किया, किंतु वो बदली हुई स्थिति में कोई प्रभाव स्थापित नहीं कर सका और पराजित हुआ। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने टूलो पर 12 अप्रैल 1814 को अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस समय तक नेपोलियन ने लिपजिंग की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के सम्मुख समर्पण कर दिया था। इस प्रकार निरंतर 5 वर्षों से चल रहे प्रायद्वीपीय युद्ध का अंत हो गया। सेलेमेनका के युद्ध के परिणाम। ये युद्ध नेपोलियन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। असंख्य सैनिक एवं योग्य सेनापतियों का इसमें बलिदान हुआ। स्पेन के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वो शेष यूरोप की तरफ ध्यान नहीं दे सका। उसकी स्पेन की पराजय ने यूरोप के देश के हृदय से उसकी अजयता के भय को सदैव के लिए दूर कर दिया और कालांतर में उसकी पराजय के मार्ग को उन्मुख किया। ग्रांट और टेम्परले ने इस संदर्भ में लिखा है, स्पेन के युद्ध को कैंसर कहना अत्यंत न्याय संगत है। इसने नेपोलियन के शक्ति रस को चूस लिया था।
पृष्ठ 105। नेपोलियन की असफलता के कारण। 1. स्पेन की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी बड़ी सेना वहां सफलता प्राप्त नहीं कर सकती थी। पहाड़ियां, नदियां और कंदराएं स्पेन की सेना के लिए वरदान थी, परंतु ये प्राकृतिक बाधाएं विदेशी सेना के लिए अभिशाप थी। छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा स्पेन की सेनाओं ने सदैव ही नेपोलियन की सेना को परेशान किया और उसे स्थायी विजय से वंचित रखा। 2. अभी तक नेपोलियन ने निरंकुश राजाओं से संघर्ष किया था, किंतु इस बार उसका संघर्ष राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत सैनिकों से था। इसलिए फ्रांस की सेना को स्पेन वासियों के विरुद्ध भीषण संघर्ष करना पड़ा, जिसमें वो सफलता नहीं प्राप्त कर सका। 3. स्पेन वासियों ने फ्रांस के विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया। स्पेन के गुरिल्ला सैनिक आवागमन की व्यवस्था को भंग कर देते थे, रसद लूट लेते थे और फ्रांस की बड़ी सेना के किसी एक भाग पर आक्रमण करके पुनः पहाड़ों में छिप जाते थे। इसलिए सेना का एक बहुत बड़ा भाग इन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए सुरक्षित रखना पड़ता था। स्पेन की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण फ्रांस की सेनाएं सफलता प्राप्त करने से वंचित रहीं। हेजन ने भी लिखा है, रक्षात्मक युद्ध के लिए देश की दशाएं प्रशंसनीय थीं। आक्रमणात्मक युद्ध करना अत्यंत कठिन था। 4. मध्य यूरोप की समस्याओं में उलझे होने के कारण नेपोलियन स्पेन के अभियान की ओर पूर्ण ध्यान नहीं दे सका। 1810 ईस्वी में उसने विपत्ति में फंसे मसेना की कोई सहायता नहीं की और 1812 ईस्वी में सूल्ट को स्पेन से वापस बुला लिया तथा 1813 ईस्वी में जब स्पेन में उसका सर्वस्व लुट गया तब उसने व्यर्थ ही निरीह प्राणियों का रक्तपात कराया। 5. नेपोलियन के प्रबल शत्रु इंग्लैंड ने स्पेन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। स्पेन के इस अभियान के परिणामों को दृष्टि में रखते हुए मैरियट ने लिखा है, यूरोप को ये सिखाया गया कि फ्रांस अजेय नहीं था। 6. कैथोलिक पादरियों ने लोगों को नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया। 7. नेपोलियन का भाई जोसेफ अकुशल सिद्ध हुआ। वो अपने सेनापतियों की स्वार्थप्रियता एवं अहंकार पर अंकुश नहीं लगा सका। वस्तुतः स्पेन में नेपोलियन की पराजय ने केवल फ्रांस का ही विनाश नहीं किया, अपितु नेपोलियन के गौरव को भी प्रभावित किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेपोलियन को अनेक देशों से युद्ध करना पड़ा, जिससे उनकी सैनिक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वो स्पेन को सैनिक शक्ति के बल पर कुचलना चाहता था, किंतु राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्पेन की जनता के सम्मुख उसे स्वयं घुटने टेकने पड़े और अपने बंदीकरण के दौरान सेंट हेलेना में उसने ये स्वीकार किया कि वास्तव में स्पेन के नासूर ने उसका सर्वनाश कर दिया है। रूस तथा नेपोलियन। रूस और नेपोलियन के संबंध महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होते जा रहे थे। नेपोलियन ने विभिन्न कारणों से जार के विरुद्ध 1812 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी, जो उसकी दूसरी भयंकर भूल थी। नेपोलियन ने अपनी विशाल सेना के साथ 24 जून को नीमेन नदी को पार करके रूस की सीमा में प्रवेश किया तथा निरंतर मास्को की ओर आगे बढ़ता गया। पृष्ठ 106। रूस ने नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन की तरह छापामार युद्ध प्रणाली का अवलंबन किया और फ्रांस की सेना को नष्ट करना प्रारंभ किया। नेपोलियन ने बोरोडिनो के युद्ध में रूसी सेना को पराजित किया और एक सप्ताह के बाद मास्को जा पहुंचा, परंतु रूसी जनता ने मास्को नगर में आग लगा दी और उसे जलता हुआ छोड़कर पीछे हट गए। नेपोलियन 2 महीने तक रूस में इस आशय से पड़ा रहा कि जार उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देगा, परंतु उसकी आशा पूर्ण नहीं हुई। शरद ऋतु के आगमन से कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगा, बर्फ गिरने से अन्न की कमी हो गई और फ्रांस की सेना में रोग फैल गया। परिणामतः बाध्य होकर नेपोलियन को रूस छोड़ना पड़ा। इस अभियान में उसके 5 लाख सैनिक मारे गए और अत्यंत कठिनाइयां उठाते हुए 13 दिसंबर को विशाल सेना के एक अंश के साथ उसने पुनः नीमेन नदी को पार किया और लिप्जिग की ओर प्रस्थान किया। प्रसिद्ध इतिहासकार हेज ने मास्को अभियान के संबंध में लिखा है, इतिहास में मास्को से नेपोलियन की सेना की वापसी से अधिक भयंकर दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस अभियान में नेपोलियन की पराजय का प्रमुख कारण उसकी व्यक्तिगत भूलें थी। उसे आशा थी कि जार अधिक समय तक युद्ध नहीं लड़ सकेगा और संधि के लिए प्रार्थना करेगा। नेपोलियन को इस अभियान में आने वाली भौगोलिक कठिनाइयों का ठीक ज्ञान नहीं था। वो रूसी सैनिकों के निरंतर पीछे हटने में छिपी कूटनीति को नहीं समझ सका और मास्को में भयंकर सर्दी के चंगुल में फंसकर असहाय हो गया। नेपोलियन की इस पराजय ने मध्य यूरोप के देशों को प्रोत्साहन प्रदान किया और उन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध संगठित होकर उसे पराजित करने का निश्चय किया। प्रशा में जागृति।
नेपोलियन की मास्को पराजय के कारण प्रशा में जागृति की एक लहर दौड़ गई। यद्यपि अन्य देश भी नेपोलियन के विरुद्ध सिर उठाना चाहते थे, किंतु नेपोलियन की पराजयों के बावजूद उसकी स्थिति की सुदृढ़ता के कारण उसके विरुद्ध सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। किंतु प्रशा के देशभक्तों ने नेपोलियन के चंगुल से मुक्त होने के लिए अपने राज्य में अनेकानेक सुधार किए। प्रशा की सामाजिक व्यवस्था में सुधार का दायित्व वेरन वॉन स्टीन को दिया गया। उसने 1 माह के भीतर मृतप्राय प्रशा में नवजीवन फूंक दिया। कृषकों की दशा उन्नत हो गई, अर्धदास प्रथा समाप्त कर दी गई और समाज में व्याप्त अनेक विशेषाधिकारी संबंधी मतांतरों को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार स्टीन की राजनीतिक व्यवस्था को भी उत्तम बनाने का हर संभव प्रयास किया। वो प्रशा में संसदीय शासन पद्धति को स्थापित कर देता, परंतु नेपोलियन ने अपने प्रभाव से दिसंबर 1808 ईस्वी में उसे उसके पद से हटवा दिया। स्टीवेंस ने प्रशा में होने वाले सुधारों के आधार पर ये लिखा है कि नेपोलियन ने जिस देश के साथ सबसे अधिक दुर्व्यवहार किया, उसमें फ्रेंच सुधारों को सर्वाधिक सफलता से लागू किया गया। पृष्ठ 107। सैनिक क्षेत्र में प्रशा में सुधार का दायित्व शार्नहॉर्स्ट और नी सेनाओं ने संभाला। नेपोलियन ने प्रशा को निर्बल बनाए रखने के लिए उसकी सैनिक शक्ति को 40,000 निश्चित कर दिया था। इन कुशल देशभक्तों ने अनिवार्य सैनिक सेवा के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद उपर्युक्त निर्धारित सैनिक शक्ति की सीमा को बिना भंग किए संपूर्ण देश के युवकों को सैनिक शिक्षा प्रदान की। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकानेक सुधार किए गए। हमबोल्ट के कुशल निर्देशन में शिक्षा के विकास का हर संभव प्रयास किया गया और 1809 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। धीरे धीरे ये शिक्षा केंद्र राष्ट्रीयता व देशभक्ति के गढ़ बन गए। 19वीं शताब्दी के दार्शनिकों फिक्टे, आर्नट, गेज और शलियर मेशर आदि ने व्यक्तिवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद पर बल दिया और राज्य को सर्वोपरि बताया। इससे नवयुवकों को एक नई दिशा प्राप्त हुई और प्रशा ने अपनी मुक्ति के लिए देश में जागृति का संचार किया। प्रशा ने 1812 ईस्वी में नेपोलियन की रूस में पराजय को अत्यंत उत्साह से सुना था और प्रशा का शासक नेपोलियन के प्रभाव से मुक्त होने के अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने रूस के साथ फरवरी 1813 ईस्वी में कैलिश की संधि कर ली और 17 मार्च 1813 को नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेपोलियन को इस बार एक दृढ़ प्रतिज्ञ राष्ट्र का सामना करना था, जो अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर था। नेपोलियन युद्ध के लिए तैयार नहीं था, परंतु उसने जल्दी सैनिक एकत्रित किए और इन नौसिखिए सैनिकों के साथ उसने प्रशा और रूस की सेना को पराजित करके ड्रेसडन पर अधिकार कर लिया। 1 सप्ताह बाद उसने लुत्सेन और वाजेन के युद्ध में अपने शत्रुओं को पुनः पराजित किया, किंतु वो उन्हें पूरी तरह से पराजित नहीं कर सका और दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया, जिससे 7 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हो गया। चौथे गुट का निर्माण। नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के साथ समझौता करके भयंकर भूल की, जिसका लाभ उठाकर उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध चौथे गुट का निर्माण किया, जिसमें रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्वीडन तथा इंग्लैंड सम्मिलित थे। नेपोलियन की जिद्दी प्रवृत्ति और मनमानी करने की आदत के कारण फ्रांस में भी उसका विरोध होने लगा था। अतः मित्र राष्ट्रों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर सामूहिक रूप से उस पर आक्रमण करके उसकी शक्ति को कुचलने का निश्चय किया। नेपोलियन ने बारी बारी से मित्र राष्ट्रों की सेना को कुचलने की योजना बनाई, किंतु उसे सफलता नहीं मिली और 1813 ईस्वी में स्वयं लिप्जिंग के युद्ध में पराजित हो गया। विजयी मित्र राष्ट्रों की सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस तक जा पहुंची और नेपोलियन को 1814 ईस्वी में उनके सम्मुख आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। मित्र देशों ने उसे बंदी बनाकर एल्बा के द्वीप में भेज दिया और स्वयं विजित देश की संपत्ति के बंटवारे के लिए वियना में एकत्रित हुए। नेपोलियन का 100 दिन का शासन। जिस समय नेपोलियन एल्बा के द्वीप में था, उसे निरंतर मित्र राष्ट्रों के आपसी मतांतरों की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। दूसरी ओर फ्रांस की जनता में लुई 18वें के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसने अपने शासन की बागडोर अपने प्रतिक्रियावादी भाई काउंट ऑफ आर्थुआ को सौंप दी थी, जो संवैधानिक शासन व्यवस्था का विरोधी था। उसने नेपोलियन के अनेक पुराने विश्वास पात्र अधिकारियों को पदच्युत कर दिया था, जिससे सेना भी राजा से असंतुष्ट हो गई थी। पृष्ठ 108। नेपोलियन ने इस परिस्थिति में एक बार पुनः अपने भाग्य का परीक्षण करने का निश्चय किया। वो एल्बा से भागकर 1 मार्च 1815 ईस्वी को पुनः फ्रांस जा पहुंचा। उसके फ्रांस पहुंचते ही संपूर्ण देश में नवीन उत्साह फैल गया।
सैनिक अभी भी उसके प्रति वफादार थे। उन्होंने उसका साथ दिया। जनता ने एक बार फिर नेपोलियन का जोरदार अभिनंदन किया और वो 30 मार्च 1815 ईस्वी को अपने समर्थकों के अपार जनसमूह सहित पेरिस जा पहुंचा। उसके आगमन की सूचना प्राप्त होते ही लुई 18वां फ्रांस छोड़कर भाग गया और नेपोलियन फिर से फ्रांस का शासक बन बैठा। उसने कुल मिलाकर 100 दिन का पुनः शासन सत्ता का उपभोग किया। वाटरलू का युद्ध। नेपोलियन के पुनः फ्रांस में गद्दी ग्रहण करने के कारण संपूर्ण यूरोप में सनसनी फैल गई। वियना में एकत्रित मित्र राष्ट्र ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आपसी मतभेदों को भुलाकर पुनः नेपोलियन का मुकाबला करने का निश्चय किया। उन्होंने फ्रांस पर चारों ओर से आक्रमण करने की एक योजना बनाई। नेपोलियन ने भी अपने अस्तित्व की रक्षार्थ उनका सामना करने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के मैदान में नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच अंतिम युद्ध लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ। फ्रांस की अजेय सेना भाग खड़ी हुई और विवश होकर नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे बंदी बनाकर अटलांटिक सागर के मध्य स्थित सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया, जहां 6 वर्ष उसे एक बंदी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा और 2 मई 1821 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। मूल्यांकन। नेपोलियन का उचित एवं सही मूल्यांकन एक अत्यंत दुष्कर कार्य था। उसके समय के विद्वानों और इतिहासकारों ने उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया और आज भी उसका चरित्र एवं व्यक्तित्व पाठकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। उसके प्रशंसक उसे एक महापुरुष और अद्भुत व्यक्ति मानते थे और उसकी प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं थे, किंतु उसके आलोचक उसे देश की शांति को भंग करने वाला एक नर पिशाच कहते थे। वास्तव में उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोण अतिवादी हैं और सत्य को जानने के लिए उसके विभिन्न विषमताओं एवं कमजोरियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। नेपोलियन की अद्भुत क्षमता, महान विजेता के गुण, कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य शासक और धर्म सहिष्णु सम्राट के गुणों के आधार पर हम उसे सफल शासक होने का गौरव प्रदान कर सकते हैं, परंतु साथ ही उसकी अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं, चारित्रिक दुर्बलताओं, त्रुटिपूर्ण सैनिक व्यवस्था आदि अवगुणों को उसके पतन के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। प्रोफेसर हॉलैंड रोज ने स्पष्ट लिखा है, नेपोलियन का स्वभाव जिद्दी हो गया था, जो उसके पतन का मुख्य कारण था। विपरीत परिस्थितियों में भी नेपोलियन अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए नहीं रख सका, इसलिए उसे वाटरलू के मैदान में पराजय का मुख देखना पड़ा, जिससे उसके भाग्य का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, महाद्वीपीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उसकी असफलता के कारण बताइए। प्रश्न 2, नेपोलियन के स्पेन पर आक्रमण के कारण व परिणाम बताइए। प्रश्न 3, नेपोलियन के मास्को अभियान पर एक टिप्पणी लिखिए। पृष्ठ 109। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम बताइए। प्रश्न 2, सेलेमैनका के युद्ध का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, प्रायद्वीपीय युद्ध में नेपोलियन की असफलता के क्या कारण थे? प्रश्न 4, नेपोलियन के मास्को अभियान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, प्रशा में जागृति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 6, नेपोलियन के 100 दिन के शासन का वर्णन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा किस देश के विरुद्ध की थी? 1, रूस, 2, ऑस्ट्रिया, 3, प्रशा, 4, इंग्लैंड। उत्तर 4, इंग्लैंड। प्रश्न 2, टिलसिट की संधि कब हुई थी? 1, 1807 ईस्वी, 2, 1804 ईस्वी, 3, 1810 ईस्वी, 4, 1797 ईस्वी। उत्तर 1, 1807 ईस्वी। प्रश्न 3, वाटरलू के मैदान में कौन बुरी तरह पराजित हुआ? 1, जोसेफ द्वितीय, 2, नेपोलियन बोनापार्ट, 3, मेटरनिख, 4, द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। उत्तर 2, नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न 4, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था? 1, ट्रेफलगार का युद्ध, 2, अबुकीर का युद्ध, 3, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, 4, वाटरलू का युद्ध। उत्तर 4, वाटरलू का युद्ध। प्रश्न 5, वाटरलू की पराजय के बाद नेपोलियन को भेजा गया था? 1, बंदी गृह, 2, इंग्लैंड, 3, सेंट हेलेना द्वीप, 4, अमेरिका। उत्तर 3, सेंट हेलेना द्वीप। प्रश्न 6, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद फ्रांस का शासक कौन बना था? 1, कैसलरे, 2, लुई 18वां, 3, द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, 4, लुई फिलिप।
उत्तर 2 लुई 18वां, पृष्ठ 110।